हेलो दोस्तों, मैं संजय पारिक एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पारिक फिजिक्स एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर 2 और ध्यान दीजिएगा, चैप्टर 1 में से कुछ एक टॉपिक सीबीएसई ने डिलीट कर दिए हैं, सीबीएसई ने रिमूव कर दिए हैं। 30% सिलेबस जो है वो सीबीएसई ने रिमूव कर दिया है। तो 11th का जो चैप्टर फर्स्ट है उसमें जो फिजिकल वर्ड है उसमें स्कोप एंड एक्साइटमेंट आपका जो टॉपिक है वो डिलीट कर दिया है। नेचर ऑफ फिजिकल लॉज डिलीट कर दिया है। टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी का फिजिक्स में जो रोल है वो डिलीट कर दिया है। तो ये चैप्टर डिलीट हो गया है। ठीक है, चैप्टर सेकंड का कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है, तो ये हमें पूरा पढ़ना है। ठीक है, जैसे जैसे जो टॉपिक डिलीट हुए हैं वो मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, जब चैप्टर थर्ड पढ़ेंगे तो थर्ड में से डिलीट हुए कुछ टॉपिक। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर सेकंड, और चैप्टर सेकंड है मेरा यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, या विमाएं तथा मापन। तो YouTube पे एक बहुत फेमस चैनल है फिजिक्स वाला, जिसमें अलख पांडे सर हैं। उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई थी, मुझे याद है, मैंने भी कहीं सुनी थी। वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। दोस्तों, बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप देखिएगा। आपको यह पता चलेगा कि जो हम यूनिट्स काम में ले रहे हैं, जो हम डायमेंशंस काम में ले रहे हैं, जो हम लॉज बनाएंगे, जो फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी मेरी, जो साइंटिस्ट हैं, जो ऑब्जर्वर्स होते हैं, जो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है मेरा, वो किस तरीके से एक दूसरे को कोरिलेट करता है और साथ ही फिजिक्स के या साइंस के डेवलपमेंट में हमें एक अच्छा योगदान देता है। ठीक है, तो आइए मैं आपको वो स्टोरी बताता हूं। तो एक साइंटिस्ट थे, रिचर्ड फिनमैन। ठीक है, इनके द्वारा प्लॉट की गई स्टोरी है। तो ये चेस का बोर्ड तो आप सबने देखा होगा, चेस बोर्ड। चेस बोर्ड होता है ये, और इसमें 8 डायमेंशंस होती है। 8 बाय 8 का बोर्ड होता है ये। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये एक 8 बाय 8 का चेस बोर्ड है। ठीक है, जिसे 2 प्लेयर खेल रहे हैं। यहां पे है राम एंड हियर श्याम। ठीक है, और इस गेम को एक बंदा ऑब्जर्व या एक बंदी ऑब्जर्व कर रही है, बंदी ऑब्जर्व कर रही है। ठीक है, उसका नाम है प्रिया। ठीक है, और इस प्रिया के पास में एक फोन है। ठीक है, और यहां बैठी हुई है प्रिया की मम्मी। ठीक है, मम्मी के पास में भी एक फोन है। अब यहां पे प्यादे होते हैं, आपको तो पता ही है। ठीक है, यहां पे हाथी होता है, एलिफेंट। ठीक है, यहां क्या होता है, हॉर्स, यहां कैमल, यहां क्वीन, यहां किंग, अगेन कैमल, हॉर्स और एलिफेंट। ऐसे ही इस जगह होता है एलिफेंट, फिर हॉर्स, कैमल, यहां पे क्वीन, कैमल, हॉर्स और एलिफेंट। तो ये चेस का गेम होता है। ठीक है, प्रिया को चेस के गेम के बारे में कुछ नहीं पता, ध्यान रखना। अब होता क्या है कि शुरुआत में राम जो है वो अपने प्यादे को एक घर आगे चलता है, प्यादा आगे एक घर चलता है। ठीक है, तो प्रिया देखती है कि प्यादा एक घर आगे चला। वो हाथों हाथ अपनी मम्मी को फोन करती है कि मम्मी, प्यादा एक घर स्ट्रेट आगे चला। ठीक है, तो ये एक लॉ बन गया, क्या कि प्यादा एक घर आगे चलता है। क्लियर। अब सेकंड क्या होता है कि यहां शाम जो होता है वो चलता है हॉर्स को। हॉर्स चलता है 1 2 2.5, 1 2 2.5, यहां पे हॉर्स आ जाता है।
प्रिया बोलती है कि अरे ये क्या, हॉर्स 2.5 कदम चलता है। तो ये हाथों हाथ फोन करती है मम्मी को कि मम्मी हॉर्स जो है वो 2.5 कदम चला। तो एक और लॉ बन गया। क्लियर है? अब क्या हुआ तीसरा, कि यहां पे राम जो होता है वो कैमल को चलता है, तो केवल टेढ़ा चलता है, डायगोनल वाइज। ठीक है, तो प्रिया को अचंभा होता है, अरे इस तरीके की भी चाल होती है। तो अगेन यहां फोन करके बताती है, तो ये एक और लॉ बन गया। ठीक है, धीरे 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 क्वीन किस तरीके से चलती है, किंग किस तरीके से चलता है, आगे चलते चलते गेम स्टार्ट होता है, और ये बार बार फोन करके यहां पे लॉस बनाती रहती है। ठीक है, अब क्या होता है कि शाम का प्यादा यहां आ जाता है, राम का प्यादा यहां आ जाता है, यहां तक ठीक है। अचानक क्या होता है, जैसे ही राम का प्यादा यहां आता है, शाम का प्यादे को वो काट लेता है, मार देता है, खत्म कर देता है। इसको अचंभा होता है कि प्यादा अभी तक सीधा चल रहा था, लेकिन अब प्यादा टेढ़ा भी चल रहा है, और टेढ़ा चल के दूसरे प्यादे को मारता है वो। तो वापस से फोन किया, तो जो इसने फर्स्ट लॉ बनाया था उसमें क्या किया, इसने करेक्शन किया। जो फर्स्ट लॉ बनाया था कि प्यादा सीधा चलता है, उसमें इसने करेक्शन किया। समझे मेरे दोस्त? तो अब ये धीरे धीरे चाल चलते जाएंगे, धीरे धीरे प्रिया है वो मम्मा को बताती जाएगी। ठीक है, मम्मा लॉस बनाती जाएगी। लेकिन दोस्तों ये गेम कभी खत्म नहीं होगा। ये तो मान लिया कि ये हार जाएंगे, जीत जाएंगे, फिर से गेम चालू होगा, फिर से इनकी जो स्टैटिस्टिक्स है वो अलग अलग होंगी, इनकी चालें अलग होंगी। यहां बार बार प्रिया देखेगी, प्रिया हर एक प्यादे के नियम को समझ सकती है, लेकिन उनकी पॉसिबिलिटी वो किस तरीके से आगे चलेंगे, कैमल की पॉसिबिलिटी, हॉर्स की पॉसिबिलिटी, या किस तरीके से स्ट्रेटेजिक वे में वो आगे जाएंगे, ये स्ट्रेटेजी हर बार नई होगी। ठीक है, प्रिया मूव को समझ सकती है, लेकिन बेस्ट मूव हर बार अलग होगा। और हो सकता है प्रिया बेस्ट मूव को समझ जाए, लेकिन उससे भी बेस्ट मूव गेम में कहीं ना कहीं छिपा हो। समझ रहे मेरी बात को? तो दोस्तों यही हुआ एग्जैक्टली हमारे साइंटिस्ट के साथ में। ठीक है, प्रिया जो थी वो हमारी, ये हमारे साइंटिस्ट थे, या ऑब्जर्वर बोल सकते हो आप इसको, ऑब्जर्वर थे। मम्मी जो है वो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है। ठीक है, ये जो लॉज बनाए अपन ने, ये लॉज ये फिजिकल या फिजिक्स के लॉज हैं, और जो करेक्शन हुए वो अलग अलग साइंटिस्ट ने करेक्शन दिए। जैसे न्यूटन ने साउंड ऑफ इसका साउंड ऑफ न्यूटन ने साउंड का फॉर्मूला दिया था, जिसे बाद में लेप्लेस ने करेक्ट किया। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड दी थी ना न्यूटन ने, जिसे बाद में लेप्लेस ने करेक्शन किया था। तो ये करेक्शन फॉर्मूले, मतलब प्यादा जब साइड में चला तो वो करेक्शन हुआ, तो करेक्शन के नियम भी दिए गए। किसी वैज्ञानिक ने पहले नियम दे दिया, बाद में उसको करेक्ट किया गया। ठीक है, तो वो करेक्शन थे। और ये जो चालें हैं जो आगे चल रहे हैं, ये है फिजिकल फिनोमिनन, ये है फिजिकल फिनोमिनन। ठीक है, ये प्लेयर कुछ नहीं है। समझ रहे हो बात को? और ये जो पूरा का पूरा चेस का बोर्ड है, ये है आपका नेचर। समझ गए बात को? तो नेचर में जो भी फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं, जो भी फिजिकल फिनोमिनन होते हैं, उन फिजिकल फिनोमिनन्स को साइंटिस्ट या ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करते हैं, एक लॉ बनाते हैं, और वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को बताते हैं। अब फिजिक्स में क्या होता है कि कोई भी लॉ बनता है उसको प्रैक्टिकली वेरीफाई किया जाता है, या पहले प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट होता है, फिर उससे संबंधित प्रिंसिपल या लॉ बना दिया जाता है। समझ गए आप? तो ये स्टोरी थी, समझ में आई आपको? अब हम चालू करते हैं हमारा यहां फर्स्ट टॉपिक, जो है फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, चलिए।
दोस्तों बहुत जल्द हमारी वेबसाइट आने वाली है जिसपे आपको पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स मिलेंगे, बुक्स फ्री मिलेंगी, ठीक है, और नोट्स जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे आपको। बहुत जल्दी कोशिश करूंगा। अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। डोमेन हमारा आ चुका है, डिस्क्लोज में आपको बाद में करूंगा। चलिए अब बात करते हैं हम फिजिकल क्वांटिटीज की। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? तो जैसा कि आपने छोटी क्लासेस में 9th क्लास में पढ़ा होगा, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मैं n इंटू यू से डिफाइन करता हूं, जहां n जो है वो मेरा न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और ये जो होती है मेरी, ये हमने किसके रिस्पेक्ट में लिया है, मतलब यूनिट कंपैरिजन, ठीक है। जैसे इसका अगर मैं एक एग्जांपल देना चाहूं आपको कि मेरे पास में कोई भी चीज है, ठीक है, मेरे पास में सपोज करो गॉट है, बकरी है, ठीक है, बकरी का वेट मुझे पता है और मेरे पास एक एलिफेंट है। अब मैं ये कह सकता हूं कि जो वेट ऑफ एलिफेंट है वो 70 गुना है वेट ऑफ गॉड के। तो मेरे पास में यूनिट कंपैरिजन क्या है, गॉड का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है 70, फिजिकल क्वांटिटी क्या है वेट ऑफ एलिफेंट। यही मैं अगर ये बोलूं कि वेट ऑफ ह्यूमन बीइंग या वेट ऑफ ह्यूमन, ये है मेरा 3 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ गॉड। तो वेट ऑफ गॉड मेरे पास में स्टैंडर्ड क्वांटिटी है जिसको मैंने कंपैरिजन के रूप में काम में लिया है, जो मेरा यूनिट कंपैरिजन है। 3 जो है ये मेरा न्यूमेरिक वैल्यू है और वेट ऑफ ह्यूमन जो है वो मेरा फिजिकल क्वांटिटी है। समझ गए? तो फिजिकल क्वांटिटी इस तरीके की होती है और हमारे पास में फिजिकल क्वांटिटीज 3 तरीके से पढ़ते हैं हम। 3 तरीके की, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज जिन्हें हमें पढ़ना है। और मोस्ट इंपोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं फर्स्ट और थर्ड। बीच वाली जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो तो नॉर्मली होती हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज को। फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशियां बोलते हैं इनको अपन, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज या भौतिक राशियां, ठीक है। चलिए दोस्तों, भौतिक राशियां 3 तरीके की होती हैं। पहली होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज या इसको मैं बोलता हूं मौलिक या मूलभूत भौतिक राशियां। दूसरी होती है मेरी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज या इसको मैं बोलता हूं व्युत्पन्न भौतिक राशियां। और तीसरी होती है मेरी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, या हिंदी में भी इसको कुछ बोलते हैं, वो देख लेना, ठीक है। तो ये मेरी 3 तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, फंडामेंटल, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री, ठीक है। जिसमें से मैंने आपको बताया फर्स्ट और थर्ड जो है वो इंपॉर्टेंट होती हैं, इनको हमें पढ़ना बहुत जरूरी होता है, ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो हमारे पास दोस्तों 7 तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। कितनी? 7 हमारे पास फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ठीक है। 7 मूलभूत राशियां हैं भौतिक और 2 सप्लीमेंट्री हैं, ठीक है। इन्हें आपको ध्यान रखना ही रखना है। बाकी डेराइव्ड बहुत सारी हैं,
ठीक है, तो आइए एक एक करके चालू करते हैं अपन फिजिकल क्वांटिटीज को। तो सबसे फर्स्ट आती है मेरी फंडामेंटल या मूलभूत भौतिक राशियां। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज या मूलभूत भौतिक राशियां। चलिए, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज जैसा कि मैंने आपको बताया, ये दीज आर 7। कौन कौन सी होती है तो ध्यान देना। फर्स्ट होती है, ये हो जाएगा फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, यहां पे आ जाएगा इनका यूनिट, यहां पे आ जाएगा इनका सिंबल। तो पहली फिजिकल क्वांटिटी होती है मेरी लेंथ। ये दोस्तों चेंज कभी नहीं होंगी, ये फिक्स रहने वाली हैं, ये मूलभूत हैं, इनसे मिलकर सारी फिजिकल क्वांटिटीज बनेगी। फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर, फंडामेंटल मतलब मूलभूत। जिस तरीके से कमरे को बनाने के लिए ईंट की जरूरत पड़ती है, तो ईंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसको थ्री डायमेंशनली हम आगे बढ़ाते जाते हैं तो हमारा कमरा तैयार होता है, ठीक है। उसी तरीके से फंडामेंटल क्वांटिटी से ही सारी राशियां डिराइव्ड हो वो बनेगी। क्लियर है? इसीलिए नाम से स्पष्ट है, फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी। तो पहली होती है लेंथ, इसकी यूनिट होती है एसआई यूनिट, मीटर, और सिंबल होता है एम, ठीक है। दूसरी राशि होती है मास, इसका एसआई यूनिट होती है किलोग्राम और सिंबल होता है केजी। तीसरी होती है टाइम, एसआई यूनिट होती है सेकंड, सिंबल होता है स्मॉल एस। फोर्थ होती है करंट, या इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इसकी यूनिट होती है एम्पियर और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। देन मेरे पास में होती है, 4 हो गई ना, फिर उसके बाद में मेरे पास में होती है लेंथ हो गई, मास हो गया, टाइम हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, लुमिनस इंटेंसिटी हो गया, सब्सटेंस ऑफ मोल हो गया, और एक और क्या होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर इसको हम मापते हैं केल्विन में, कैपिटल के से, ठीक है। 2 मैं यहां लिख देता हूं। तो ये हो गई मेरी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7। तो 6 जो होती है वो मेरी होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। दोस्तों ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है कि किसी भी इंटेंसिटी के, जैसे बल्ब है तो उसकी बल्ब की इंटेंसिटी की माप, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है कैंडेला, ठीक है। और इसका सिंबल होता है सीडी, ठीक है। और 7th जो होती है वो, और 7th होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है दोस्तों मोल, और इसका सिंबल होता है, वो होता है MOL, ठीक है। तो बाकी 6 तो अपने यहां पे आज काम में आ जाएंगी, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 7, छठी तो मैंने भी आज तक किसी क्वेश्चन में नहीं देखी, ठीक है। आपको मिले तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो ये हमारे पास में देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, जिनसे मिलकर के हर एक यूनिट बनी है, ठीक है, हर एक फिजिकल क्वांटिटी बनी है।
ये सात तो आपको याद रखनी ही रखनी है, इनसे मिलकर ही सब कुछ बनेगा। ये मोस्ट फंडामेंटल यूनिट्स हैं। ठीक है, पॉज करके नोट डाउन करो, मिटाता हूं फिर। मिटा दूं? चलिए, अब आता है सेकंड, मेरी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, या इन्हें बोलते हैं व्युत्पन्न। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, डिराइव्ड, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव की जाती हैं। ठीक है, कैसे? तो मैं इनके कुछ एग्जांपल्स देता हूं। देखो, एरिया, एरिया क्या होता है? एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ को किस में निकालते हैं? मीटर में। इसको किस में निकालते हैं? मीटर में। तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। तो एरिया की यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर। किससे निकली? फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट किसकी है? लेंथ की। ठीक है, तो ये डिराइव्ड हो गई। डिराइव्ड क्यों? क्योंकि ये किससे निकल रही है? फंडामेंटल यूनिट से निकाली जा रही है। समझ में आया? दूसरा एग्जांपल देता हूं, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो लेंथ को भी मीटर में, ब्रेथ को भी मीटर में और हाइट को भी मीटर में। तो ये हो गया मीटर क्यूब। इसकी यूनिट हो गई मीटर क्यूब। किससे निकाली? फंडामेंटल यूनिट जो थी हमारी लेंथ की, मीटर, उससे निकाली मैंने। तो ये भी डिराइव्ड यूनिट हो गई। समझे? अगली अगर मैं लूं वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी को क्या करते हैं अपन? डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस किसको नापते हैं? मीटर में। और टाइम को किसमें नापते हैं? सेकंड में। तो इसकी यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकंड। तो ये भी डिराइव्ड हो गई। क्यों? क्योंकि ये दो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर के इसकी यूनिट डिराइव हो रही है। तो ये भी डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई। समझ रहे हो? नेक्स्ट अगर मैं देखूं स्पीड, तो स्पीड भी क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसकी भी क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड। अगला मैं निकालूं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, बात तो वही है वेलोसिटी की। तो ये हो गया मीटर पर सेकंड, और अपॉन में क्या हो गया? सेकंड। तो ये हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास में जो डिराइव्ड यूनिट आ रही हैं वो फंडामेंटल यूनिट को काम में लेकर के उसकी यूनिट आ रही है, इसलिए इनको बोलते हैं डिराइव्ड। और उनको फंडामेंटल इसलिए बोला जाता है क्योंकि उनकी यूनिट किसी यूनिट की डिराइव फॉर्म नहीं होती। उनकी यूनिट प्योर है, शुद्ध है, बेसिक है, फंडामेंटल है, मूलभूत है, मौलिक है। ठीक है, तो ये बहुत सारी है। अभी धीरे धीरे जब हम डायमेंशंस पढ़ेंगे तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इनके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी आप यूनिट निकाल सकते हैं, तभी आप डायमेंशंस निकाल सकते हैं। ठीक है, डायमेंशंस क्या होता है मैं बताऊंगा, हमारा अगला टॉपिक है वो। फिलहाल पॉज करके अगर उतारना है तो उतारो, मैं मिटाता हूं उसको। तो ये हमारी सेकंड हो गई, डिराइव्ड या व्युत्पन्न भौतिक राशियां। आराम से पढ़ना, फिजिक्स बहुत इजी सब्जेक्ट है। ठीक है, अब दोस्तों तीसरी आती है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ये दोस्तों दो होती है। पहली होती है एंगल।
ठीक है, और दूसरी होती है सॉलिड एंगल। एंगल जैसा कि नाम से स्पष्ट है, आपने देखा होगा ये कोई रेडियस है, ये कोई टी टाइम पे इसका प्रोजेक्शन या इसकी वेलोसिटी है, यहाँ पे कोई पार्टिकल है जो टी टाइम बाद में यहां पहुंचा, तो सेंटर से इसने एक एंगल बनाया थीटा। अगर मैं इसको जोड़ दूं तो ये हो गया मेरा आर्क, ये मेरी रेडियस हो गई। तो यहां जो मेरा एंगल होगा थीटा वो हो गया आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, तो एक होती है मेरी एंगल, इसकी यूनिट होती है रेडियन। ठीक है, बट सर डिग्री भी तो देखा है अपन ने, बिल्कुल देखा है। ठीक है, और इसको अपन डिनोट करते हैं रेड से, RAD। और एक बेसिक सा रूल होता है 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ठीक है, या फिर 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, या फिर 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 2 रेडियन। आपको पता ही चल रहा होगा मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, तो रेडियन से डिग्री में चेंज करने का ये फॉर्मूला होता है अपने पास में। तो ये होगा एंगल, या इसको कभी कभी बोलते हैं प्लेन एंगल। ठीक है, प्लेन एंगल मतलब कि यहां मेरे पास में कोई कीड़ा है जो वायर पे मूव कर रहा है, ये एक वायर है मेरा, वायर पे मूव कर रहा है, टी टाइम बाद में ये यहां पहुंचा, सेंटर पे इसका जो प्रोजेक्शन था वो थीटा आया। ठीक है, तो थीटा, ये आर्क मैंने बनाया, तो थीटा की जो वैल्यू होगी आर्क अपॉन रेडियस के बराबर होगी, और इसको मैं बोलूंगा एंगल। ठीक है, एंगल की जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन, और इसका सिंबल होता है RAD। समझ में आ गया? नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल मतलब एक शब्द में 3 डायमेंशनल एंगल। 3 डायमेंशनल एंगल कैसे? तरबूज देखा, तरबूज में आप क्या करते हैं, एक इधर से चाकू लगाया, एक इधर से लगाया, एक इधर से लगाया, एक इधर से लगाया, और एक उसका पीस अपन निकाल लेते हैं, तो कुछ पीस इस तरीके का आता है मेरे पास में। ठीक है, लेकिन वो 3 डायमेंशनल होता है ना? तो वो जो 3 डायमेंशनल एंगल बना मेरे पास में, एंगल 3D में, कल्पना करो, फिजिक्स क्या है? इमेजिनेशन। आप कितना इमेजिन कर सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो तरबूज का जो पार्ट निकल के आया, जो पीस निकल के आया, उसका जो एंगल बना वो एंगल सॉलिड एंगल है। आर यू गेटिंग मी? क्योंकि वो जो एंगल निकल के आएगा वो ये तो होगा एरिया, और ये वाला पार्ट होगा रेडियस। समझे? और इसको मैं डिफाइन करता हूं ओमेगा से, तो ये होगा मेरा ओमेगा इज इक्वल टू एरिया अपॉन आर स्क्वायर, या DA अपॉन आर स्क्वायर। यहां DA बहुत स्मॉल एंगल, बहुत स्मॉल एरिया है अगर मुझे सॉलिड एंगल निकालना है तो। समझ गए मेरी बात? सॉलिड एंगल क्या? 3 डायमेंशनल एंगल। ठीक है, फॉर्मूला होता है DA अपॉन आर स्क्वायर। DA शॉर्ट एरिया, सॉलिड एंगल निकालने का, D ओमेगा इज इक्वल टू। क्लियर? और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है स्टेरेडियन या स्टेरेडियन, SD। क्लियर है? तो ये आपकी 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती हैं जिन्हें आपको याद रखना होता है। ठीक है, अगर आपको सॉलिड एंगल ध्यान से पढ़ना है तो BSc फर्स्ट ईयर में ये टॉपिक है क्लासिकल मैकेनिक्स में, वहां मैं पढ़ाता हूं। आपको पढ़ना है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लेना। ठीक है, तो ये मेरी 3 तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज थी जिनको मुझे अब आगे देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जो मेरा टॉपिक आता है, इसको पॉज करके उतारो, फिर बताता हूं। जल्दी पॉज करो। दोस्तों एक चीज आपको बता देता हूं, यहीं पे उतार लिया ना, मिटा दो। ध्यान से देखो, मैं एक नोट लगाना चाहूंगा यहां पे। नोट देखो, ये क्या है? रेडियन, और ये क्या है? स्टेरेडियन। मतलब क्या है कि सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं
सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट हैं, बट इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। डायमेंशन का मतलब होता है विमाएं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो कई बार एग्जाम्स में पूछी जाती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। क्या क्या कि ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट तो है लेकिन डायमेंशंस नहीं है? आप बोलेंगे हाँ। कौन सी? प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। इनकी दोनों की यूनिट है रेडियन और स्टेरेडियन, लेकिन इनकी कोई डायमेंशन नहीं है। ठीक है, और डायमेंशन क्या है ये मेरा अगला टॉपिक है।